हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में मैं खास तौर पर बात करूंगा कंफर्ट जोन के ऊपर। वो कंफर्ट जोन जो हमारे माता पिता हमको बचपन से प्रोवाइड करते हैं, ये समझ के कि शायद ये हमारी जिम्मेदारी है बच्चों को एक हेल्प प्रोवाइड करना, एक कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना एक सर्टेन एज लिमिट तक। हमारे इंडिया में शायद ये कल्चर ही है कि जो कैपेबल नहीं है या जो खुद की हेल्प नहीं कर सकता, उसको एक सर्टेन एज लिमिट तक हेल्प मिलती है। चाहे वो फाइनेंशियल हेल्प हो, चाहे वो फूड के रिलेटेड हेल्प हो, चाहे किसी भी तरीके की हेल्प उस बच्चे को ज़रूर मिलती है एक सर्टेन एज लिमिट तक। जिसके माता पिता नहीं हैं, उनको माता पिता के अलावा किसी और रिलेटिव द्वारा कहीं ना कहीं से हेल्प या कंफर्ट जोन मिल ही जाता है। मैं खास तौर पर इस टॉपिक के ऊपर बात इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और अनएम्प्लॉयमेंट में एक एम्प्लॉयमेंट की टाइप होती है, अनएम्प्लॉयमेंट की टाइप होती है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। यानी हमारे देश में ऐसे युवा लोगों की जनसंख्या है जो कैपेबल तो हैं कोई नौकरी करने में, लेकिन वो करना नहीं चाहते। या तो वो एक बहुत बड़ा गोल अपने माइंड में लेकर चल रहे हैं कि मैं जब तक वो गोल अचीव नहीं होगा तब तक मैं कोई काम ही नहीं करूंगा। और यही वो स्टूडेंट्स हैं, यही वो जनसंख्या है स्टूडेंट्स की जिन्होंने ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट हमारे देश में बढ़ा रखा है। और उसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कारण है कंफर्ट जोन जो हमारे माता पिता हमको प्रोवाइड करते हैं। अगर आज हमारे देश में एक सर्वे किया जाए कि कितने प्रतिशत भारतीय युवा लोग, यंग पॉपुलेशन हमारे इंडिया की ऐसी है जो अपने माता पिता के दिए हुए कंफर्ट जोन को एंजॉय कर रहे हैं कॉलेज के बाद भी, तो शायद मेरे हिसाब से ये नंबर निकल के आएगा 80 टू 90%। और चौंकिए मत, ये सच में बिल्कुल सच होगा। लेकिन हमारे देश में इस तरीके से जनगणना की ही नहीं जाती शायद। अब हमको इस टॉपिक को वन बाय वन समझना है ताकि जो स्टूडेंट एक्चुअली में उस कंफर्ट जोन में एक सर्टेन एज लिमिट के बाद भी रुका हुआ है और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसको कुछ हद तक हेल्प मिल सके। बस मेरी ये कोशिश है इस वीडियो के थ्रू। मैं इस पूरे लेक्चर में किस तरीके से प्रोसीड करूंगा, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंफर्ट जोन एक्चुअली में जो हम सोचते हैं वो क्या है और एक्चुअली में कंफर्ट जोन होता क्या है। फिर हमारे स्टूडेंट लाइफ में हमारे मन का ना एक वहम होता है, इल्यूजन होती है कंफर्ट जोन को लेकर, उसके बारे में बात होगी। फिर हम बात करेंगे कि कंफर्ट जोन हमको एक बहाना दे देता है जीवन भर के लिए। जीवन भर भर के लिए हमको एक बहाना मिल जाता है कंफर्ट जोन में रहने की वजह से। चाहे आप इसे वरदान कह लो, चाहे आप इसे बून कह लो, यानी श्राप कह लो। मेरे हिसाब से तो श्राप ज्यादा है कि हम एक बहाना लगाने लग जाते हैं, कल से करूंगा। ये कंफर्ट जोन की ही देन है। फिर हम बात करेंगे कि किस उम्र तक माँ बाप को हेल्प करनी चाहिए फाइनेंशियली, या जो भी जिम्मेदारियां पढ़ाई के अलावा माता पिता उठाते हैं एक बच्चे की, वो कब तक बच्चे की जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। 12वीं क्लास तक, या जब तक वो अपना कॉलेज में ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर ले, या तब तक जब तक वो कोई एक स्टेबल नौकरी या एक करियर डिसाइड ना कर ले। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे स्टूडेंट की जिसने कंफर्ट जोन में रहते हुए एग्जाम की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया और लगभग लगभग अपने जीवन को बर्बाद करने के बिल्कुल किनारे तक ले आया। एक ऐसे स्टूडेंट की एक कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा सुन के। फिर लास्ट में हम एक्चुअली में बात करेंगे सॉल्यूशन की, कि इस कंफर्ट जोन के जो प्रॉब्लम है, जो कोई नहीं समझता, इस प्रॉब्लम का सही मायने में सॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और ऐसे सॉल्यूशन की बात होगी जो एक्चुअली में वर्क करता है। ऐसे अंधाधुंध ज्ञान की बात नहीं होगी, प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होंगे जो एक्चुअली में काम आएंगे आपकी लाइफ में। सो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं।
तो इस टॉपिक में सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक्चुअली में कंफर्ट जोन हम अपने मन में क्या समझते हैं। यानी ज़्यादातर हमारे इंडिया में कंफर्ट जोन को क्या समझा जाता है और एक्चुअली में कंफर्ट जोन की रियलिटी क्या है, ये हम इस पहले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं इस पूरे टॉपिक को डिस्कस करने के लिए कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम बहुत गरीब थे। उससे पहले हम सर्वाइवर्स थे। हमने अलग अलग तरीकों के अटैक सहन किए एज अ नेशन। अब उस समय पे हमारे देश में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, लोग पढ़े लिखे नहीं थे इतने, और ज़्यादातर लोगों की जो डेली लिविंग थी वो इस तरीके की थी कि बस खाने को मिल जाए यार। और जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वाइट रेवोल्यूशन आया, तब लोगों को हमारे इंडिया में खासकर ये एहसास हुआ कि भाई अब खाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। जब फूड सरप्लस होने लग गया, हम एक्चुअली में एक्सपोर्ट करने लग गए बाहर के देशों को, तब खाने की जो चिंता थी एज अ नेशन हमको नहीं लेनी पड़ती थी, और जिसका असर साफ साफ हर एक नागरिक पे दिखता है आज भी। और शायद इसी की वजह है कि हमारे देश में आज अनएम्प्लॉयमेंट का, खास तौर पर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का रेट इतना ज़्यादा है। और इसी के चलते मैं इस टॉपिक की शुरुआत करना चाहता हूं कि पहले हमको पता हो कि कंफर्ट जोन होता क्या है। हम एक्चुअली में कंफर्ट जोन ये समझते हैं कि भाई जिसको माता पिता से जन्मते ही, यानी जैसे ही उसका जन्म हुआ, तो उसको सारी फैसिलिटीज अवेलेबल थी। उसको खाने को, जब उसको भूख लगे खाना हाजिर हो जाता है, और उसको घर बनाने की कोई चिंता नहीं क्योंकि माता पिता ने बना दिया है पहले ही। अब क्यों बनाने की टेंशन ले, वो घर बनाने की टेंशन। लोग पूरी जिंदगी पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर जाकर अपना घर बनाते हैं और बहुत खुश होते हैं, सच में बहुत बड़ी खुशी होती है। लेकिन जब आपके माता पिता ने ही आपको इतना अच्छा घर बनाकर दे दिया है, तो आपको किस बात की चिंता फिर। और फिर आपको अगर एजुकेशन करनी है या आपको खाना पीना है, अपने घर के खाने के अलावा आपको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने हैं या आपको अपने दोस्तों के साथ घूमना है, ये सब खर्चे आपके माता पिता उठाते हैं। और फिर हम ये भी समझते हैं कंफर्ट जोन को कि भाई जब एक्चुअली में ज़रूरत पड़ती है ना इमरजेंसी में, कि शरीर को कोई बीमारी लग गई, अब उस सिचुएशन में वो बच्चा किसके पास जाएगा, माता पिता के पास। अगर उसको कोई महंगी चीज खरीदनी है उसकी लाइफ के लिए जो यूजफुल है, तब भी वो अपने माता पिता के पास जाएगा। और अगर इन केस, अगर अनफॉर्चुनेटली उसकी लाइफ में कोई इमरजेंसी सिचुएशन और ज्यादा क्रिएट हो जाती है कि वहां पे उसके माता पिता के अलावा उसको कोई हेल्प नहीं कर सकता, तब भी माता पिता के कंफर्ट जोन की जरूरत पड़ती है। और लाइफ के छोटे से छोटे डिसीजन से लेकर बड़े से बड़े डिसीजंस तक माता पिता के उस कंफर्ट जोन का ही एक्चुअली में कारण होता है कि वो बच्चा एक ऐसे कंफर्ट जोन में रहता है कि उसको ऐसे फील होता है कि भाई मेरे को किस बात की चिंता है, सब कुछ तो है मेरे पास। हम ज़्यादातर इसी को कंफर्ट जोन बोलते हैं। कई लोग इसको नेपोटिज्म भी बोल देते हैं कि भाई जिनको बना बनाया सब कुछ मिला है उनको क्या ही करना है। लेकिन एक्चुअली में कंफर्ट जोन क्या होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। ये तो है ही जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि कंफर्ट जोन वो एक एनवायरनमेंट है जो आपके माता पिता द्वारा आपको मिल गया, लक बाय चांस। लेकिन एक्चुअली में कंफर्ट जोन की रियलिटी क्या है वो हमको अब समझनी चाहिए। सही मायने में एक स्टूडेंट को क्या चाहिए होता है, एक स्टूडेंट को एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है जिसमें वो अपनी पढ़ाई के ऊपर पूरा फुल फोकस बनाए रखे और अपनी पढ़ाई के काम को अच्छे से करे, क्योंकि भाई वो सच में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हम सच में बहुत इलिटरेट थे, अनपढ़ थे। अब उस समय पे हमारे देश ने बहुत ऐसे ऐसे काम किए, खासकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारा देश आज इतना एक कंफर्ट जोन में जी रहा है। उसके बाद भी कई प्राइम मिनिस्टर्स ने, कई गवर्नमेंट्स ने हमारे देश को एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करने की कोशिश की जिसमें हम आज के समय में एज अ यंग जनरेशन कंफर्ट जोन इंजॉय कर रहे हैं। और शायद ये हर घर में दिखाई देता है। हमको उस समय पे वो कंफर्ट जोन शायद इसलिए मिला था ताकि हम अपना फुल फोकस पढ़ाई के ऊपर लगा सकें। और उस समय पे कितनी आईआईटीज, कितने आईआईएम्स, कितने बड़े बड़े कॉलेजेस ओपन हुए थे हमारे इंडिया में।
और हमारे माता पिता भी तो यही कहते हैं कि भाई तुम्हारे लाइफ की जितनी भी जिम्मेदारियां हैं, खाने को लेकर, कपड़ों को लेकर, रहने को लेकर, ट्रैवलिंग को लेकर, वगैरह वगैरह, सब जिम्मेदारियां हम उठाएंगे। आपको सिर्फ एक काम करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है, वो है पढ़ाई करने का। तो हम मंजूर हो जाते हैं। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन एक्चुअली में हमको ये अंडरस्टूड होता है कि हमको ये जिम्मेदारी निभानी है एज अ स्टूडेंट, और माता पिता बाकी सब जिम्मेदारियां निभाएंगे, खास तौर पर एक सर्टेन एज लिमिट तक। अब इस दौरान हम ना इस हेल्प को, इस कंफर्ट जोन को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमको लगता है भाई ये तो जिम्मेदारी है माता पिता की, उनको ये कंफर्ट जोन, ये हेल्प देनी ही पड़ेगी। अगर ये कंफर्ट जोन, अगर ये हेल्प हम बच्चों को ये नहीं देंगे, तो समाज में इनकी थू थू नहीं होगी। तो ये तो इनकी जिम्मेदारी है, इसीलिए ये देना ही इनको पड़ेगा। लेकिन हम इस बीच अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं और अपनी पढ़ाई के काम को भी अच्छे से नहीं कर पाते। शायद इसीलिए हमारे देश में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या मेरिट लिस्ट में आने वाले टॉपर्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। हम उनको ऐसे भगवान की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं टॉपर्स को, जैसे बाकी बच्चों की कुछ वैल्यू ही नहीं है। और सही मायने में हम अगर ये देखें कि एक स्टूडेंट को स्टूडेंट बनाने के लिए जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पढ़ाई करने की, उसमें दो लोग इन्वॉल्व होते हैं, खास तौर पर दो लोग, एक तो टीचर और एक स्टूडेंट। इन दोनों में भी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है उस स्टूडेंट की, जिसको एक्चुअली में पढ़ना है। इतने सारे टीचर्स अलग अलग तरीके से उसको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, उसको नॉलेज, उसको अलग अलग बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन दी एंड उसी बच्चे को, उसी स्टूडेंट को वो सभी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में अप्लाई करना है। तो ये काम सच में बहुत पेचीदा है और बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन इसके अलावा जो जिम्मेदारियां होती हैं एक माता पिता की, वो कब तक उसको सहे, कब तक उस बोझ को, उस प्रेशर को अपने कंधों पर लेकर चले। हाँ, ये समझ सकते हैं कि भाई 12वीं तक बच्चे को बहुत प्रेशर होता है पढ़ाई का, एक किसी रेप्यूटेड कॉलेज में एडमिशन लेने का जो प्रेशर होता है वो सच में बहुत बड़ा होता है हर एक स्टूडेंट में, खास तौर पर हमारे इंडिया में। तो उस दौरान माता पिता बोलते हैं भाई तुम पढ़ाई करो, हम बाकी सब जिम्मेदारियां निभाएंगे। तो बच्चा अपने कच्चे तक भी माँ बाप से धुलवाने लग जाता है। फिर खाना खाने का काम भी वो, जब प्लेट उसके टेबल पर आ जाती है, बेड पर उसको मिल जाता है पका पकाया खाना, वो उस तरीके का कंफर्ट इंजॉय कर रहा है। माता पिता सोचते हैं कि भाई सच में हमारा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। और सच में बहुत से लोग बच्चे करते भी हैं पढ़ाई, लेकिन हमको ये बात समझनी चाहिए भाई कि ये जो बोझ है, ये एक ऐसा बोझ होता है, यानी पढ़ाई के अलावा जो जिम्मेदारियां होती हैं उनके बोझ की बात कर रहा हूँ, उनके प्रेशर की बात कर रहा हूँ। हमारे माता पिता जब उस प्रेशर को एक लिमिट के बाद भी कैरी करते हैं, तो वो जाने अनजाने में हम स्टूडेंट्स को ही अफेक्ट करने लग जाता है। हमको कोई डायरेक्टली बोलता नहीं है, कुछ जगह पर, कुछ सिचुएशंस में माता पिता डायरेक्टली बोल भी देते होंगे, कहीं ना कहीं से हमको बात पता चल भी जाती होगी कि माता पिता जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं आपकी पढ़ाई के अलावा, वो उसमें खुश नहीं है। वो दिल से आपको वो हेल्प प्रोवाइड नहीं कर पा रहे अब, जो पहले कर पा रहे थे, क्योंकि आपने कुछ मौके गवा दिए जीवन के। अब इस बीच हमारी जिम्मेदारी होती है ये समझने की कि इस पूरे ड्यूरेशन में, जिस ड्यूरेशन में हमको कंफर्ट जोन मिलता है, 12वीं तक तो मिलता ही है, उसके बाद जब हम ग्रेजुएशन करते हैं तब भी हमको मिलता है। कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ अर्निंग भी करने लग जाते हैं, और जो लोग अर्निंग नहीं भी करते, वो कुछ कुछ जिम्मेदारियां माता पिता की उठाने लग जाते हैं पढ़ाई के अलावा भी। और कुछ बच्चों को माता पिता जानबूझकर कुछ जिम्मेदारियां देने की कोशिश करते हैं, ताकि उसको एहसास हो कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होते हैं जिनका एक स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए, जो आगे जाके उसके काम ही आएगा। अब इस प्रोसेस, या हम कह सकते हैं इस फेज के दौरान, माता पिता हमारे बूढ़े हो रहे होते हैं, और वो जो कंधे के ऊपर बोझ होता है उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज का, जो आपके माता पिता उठा रहे हैं कई सालों से पढ़ाई के अलावा, वो हमको अंदर से एक ऐसी सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देता है कि आज अगर हम अपने माता पिता का फुल बॉडी चेकअप करवाते हैं ना, किसी
लेबोरेटरी में जाके फुल बॉडी चेकअप करवाएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि हमारे माता पिता किसी भी वक्त किसी भी बीमारी के, बड़ी से बड़ी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। आज नहीं तो कल वो दिन आएगा ही, क्योंकि वो उम्र ऐसी है जिसमें बीमारियां लगती ही हैं। और जब उस एज में आपको कुछ बोझ उठाना पड़े, मन पे स्ट्रेस लेना पड़े, तो वो बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है। और इससे भी ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन तो भाई ये है कि जब उस सिचुएशन में आपके माता पिता अपने शरीर को फिट करने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए कुछ भी ना कर पाएं। ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है। हम जिनको कंफर्ट जोन मिल रहा होता है, हम कंफर्ट जोन छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमने सोचा होता है कि भाई मैंने इतने सालों से मेहनत की है, तो मैं बस 1 साल शिद्दत से और देना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि इतने सालों की मेरी मेहनत बर्बाद हो जाए। तो वो 1 साल और देने की कोशिश करता है, लेकिन वही साल आपके माता पिता को उन जिम्मेदारियों को दोबारा उठाना पड़ेगा। हम ये भी अपने मन में प्रेशर लेकर चलते हैं। माता पिता अपने हेल्थ के ऊपर काम कर नहीं सकते, आप चाहकर उस कंफर्ट जोन को छोड़ नहीं सकते, और आपके मन में जो चिंता है अपने माता पिता के हेल्थ को लेकर, वो आप ना चाहते हुए भी रोक नहीं पाते अपने मन में। ये है सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंफर्ट जोन की। लेकिन हम क्या समझ रहे थे कि भाई हमारे माता पिता राजा महाराजा हैं, तो इनका तो हक ही है हमको कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना। तो हमको बेड पर खाना मिल गया, बना बनाया घर मिल गया, हमको गाड़ी मिल गई चलाने को, घर पे एसी लगा हुआ है, फीस टाइम टाइम पर भरते जा रहे हैं घर वाले। हमें कोई चिंता नहीं कौन रिश्तेदार घर में आ रहा है, किससे कैसे बात करनी चाहिए, आपको लाइफ के डिसीजंस में इन्वॉल्व होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं। क्योंकि माता पिता ने वो एक कंफर्ट जोन हमको प्रोवाइड किया है कि भाई आपकी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सिर्फ आप पढ़ाई करो। अब इस दौरान जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक स्टूडेंट है जिसको एक कंफर्ट जोन उसके जन्मते ही मिला था, यानी जैसे ही उसका जन्म हुआ, द मोमेंट ही बोर्न, उसको वो कंफर्ट जोन मिला। उसने मांगा नहीं था, उसे वो कंफर्ट जोन मिला। अब धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको उस कंफर्ट जोन की आदत लग गई। जो कंफर्ट जोन उसको शुरुआत में एक ब्लेसिंग की तरह महसूस हो रहा था। मैंने हाल ही में ना एक वीडियो देखा था इंस्टाग्राम पे, जिसमें एक रील में एक पिता अपनी बच्ची को ये समझा रहा था कि भाई बेटा देख लो, पढ़ाई करनी पड़ेगी, अगर आप पढ़ाई नहीं करोगे तो वो सामने देख लो, 2 डब्बे थे, सामने ट्रेन थी, और इस ट्रेन में यानी 2 ट्रेन थी, जिस ट्रेन के अंदर वो माता पिता बैठे हुए थे, माता पिता नहीं, पिता और उसकी बच्ची। तो वो पिता अपनी बच्ची को एसी कोच में बैठे हुए सामने का सीन एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो सामने 2 डब्बे हैं ट्रेन में, एक डब्बा था एसी कोच और दूसरा था जनरल डब्बा। तो वो माता पिता उस बच्ची को ये समझाना चाह रहे थे कि देखो अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो तुमको भी ऐसा जीवन जीना पड़ेगा, ऐसे लटक लटक कर जाना पड़ेगा, ऐसी भीड़ में धक्के खाते हुए जाना पड़ेगा, ये लाइफ होगी तुम्हारी, इसीलिए तुमको पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कहता हूं कि उसके माता पिता ने उसको सही सलाह दी या गलत सलाह दी। मेरा बस ये कहना है कि कंफर्ट जोन आपको एक सर्टेन एज लिमिट तक ही ब्लेसिंग की तरह, एक वरदान की तरह फील होता है। लेकिन जब आप एक सर्टेन एज लिमिट के बाद भी उस कंफर्ट जोन को एंजॉय करते हैं, तो वही कंफर्ट जोन आपको एक पिंजरे की तरह, एक जेल की तरह महसूस होने लग जाता है। तो ये है रियलिटी। और जो हम मन में सोच रहे थे, आई होप मैंने आपके इल्यूजन्स ब्रेक करने की कोशिश की है कंफर्ट जोन के रिलेटेड। अब हम बात करेंगे, आई थिंक मैंने इस टॉपिक को भी लगभग लगभग डिस्कस कर लिया, लेकिन मैं जल्दी जल्दी से इसको भी बता देता हूं। हमने जब अपनी 12th क्लास कंप्लीट करते हैं तो हमारे बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जब आप कभी भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाएंगे किसी कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए, तो वहां पे बहुत से बच्चे आते हैं एग्जाम की प्रेपरेशन करने के लिए। और वो सब बच्चे कहीं ना कहीं से, किसी गांव से, किसी कस्बे से, किसी शहर से उठकर आए हैं, किसी न किसी स्कूल से, कोई अच्छे स्कूल से, कोई बुरे स्कूल से। जैसे भी वो उस स्कूल से उठकर उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट में पहुंचता है, तो वो सब बच्चे अपने लेवल पे टॉपर्स होते हैं अपने स्कूल के। तो जब उनको एग्जाम की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, या वो भी छोड़ो, जब बच्चे
किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए 12th क्लास में या 11th क्लास में मेहनत करते हैं जी जान लगाकर, तो उनको ये अंदर से एहसास हो जाता है कि भाई हम पढ़ने में तो अच्छे हैं, मेरी परसेंटेज भी बहुत अच्छी आई है बाकी बच्चों के मुकाबले, और हमारे दोस्त, रिश्तेदार, माता पिता हमारे लिए गुणगान तो करते ही रहते हैं। तो हमारी जो ईगो होती है, जो हमारा अहंकार होता है, वो वैसे ही बहुत चरम सीमा पर होता है। और जब हम कॉलेज में जाते हैं तब हमको ना एक पहला झटका लगता है, जब हम किसी न किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, सप्लीमेंट्री आ जाती है, तब हमको एहसास होता है कि यार मेरी सप्ली आ गई, मैं तो पढ़ने में इतना अच्छा था। हमारे कॉलेज में एक सीनियर हुआ करते थे, वो पढ़ने में सच में बहुत अच्छे थे, उनके 12th क्लास में बहुत अच्छे नंबर थे। तो वो अपनी कहानी बता रहे थे कि जब मेरी फर्स्ट ईयर में सप्लीमेंट्री आई थी, मैं एक सब्जेक्ट में जब फेल हो गया था, तो मुझे मिर्गी का दौरा पड़ गया। मैं अपना रिजल्ट देखकर हॉस्टल की तरफ जा रहा था, तो बीच में मुझे एक ऐसा दौरा पड़ा कि मेरे मुंह से झाग निकलने लग गया, चिंता चिंता में। और ये सेम सिचुएशन लगभग लगभग हर स्टूडेंट की होती है जो कॉलेज में होता है, और स्कूल में उसने बहुत झंडे गाड़े होते हैं। ये एक्चुअली में हमको एहसास दिलाता है कि हम कॉलेज में पढ़ाई के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां उठाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा मन जो पहले फोकस्ड था, हमारी उम्र भी कम थी, हमारी लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, तो हमको फुल टाइम मिलता है पढ़ाई करने का। कुछ बच्चे उसको शिद्दत से यूज़ कर लेते हैं, सही ढंग से इस्तेमाल कर लेते हैं उस कंफर्ट जोन का, और एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाते हैं। जब कॉलेज में पहुंचते हैं और वहां पे उसको पता चलता है कि भाई इतना पढ़ना पड़ेगा कॉलेज में रह के भी, तब उसको एहसास होता है कि कॉलेज में रहकर अगर उसे कोई नौकरी चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर अच्छी सीजीपीए, अच्छा आपको स्कोर करना पड़ेगा कॉलेज में भी। अब वो उसकी कोशिश करता है, लेकिन हो नहीं पाता उस लेवल का जिस लेवल का वो अपने आप को समझ रहा था कॉलेज में, यानी स्कूल में। उसका एक कारण है। उसका कारण ये है कि भाई आपके माता-पिता ने स्कूल टाइम पे बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ आपकी उठा रखी थी पढ़ाई के अलावा, और जब कॉलेज में रहकर कुछ ज़िम्मेदारियाँ आपको खुद उठानी पड़ेगी, तब आपको एहसास होता है कि भई पढ़ाई के अलावा भी आपका ध्यान कहीं और जा रहा है। सबसे पहले तो यही होता है कि जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, एक रूम को आपको 3 से 4 लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है। इससे पहले जब आप घर में रह रहे थे, आपका अपना खुद का बेड था, अपनी अलमीरा थी, भाई-बहनों के बीच में लड़ाई होती थी तो माता-पिता बीच में आ जाते थे और चुप करा देते थे एक-दूसरे को, और आपकी लड़ाई को, आपके झगड़े को सुलझा देते थे। लेकिन जब आप कॉलेज में होते हैं और बार-बार कोई स्टूडेंट जो आपका रूममेट है वो आपको दुखी करे, या आपके हॉस्टल के अंदर ही कुछ बच्चे हों जो आपको रैग करें, या किसी न किसी तरीके की कुछ चिंताएँ हैं आपके मन में पढ़ाई के अलावा, जिसका सॉल्यूशन आप माता-पिता के पास नहीं जाकर ढूँढ सकते, तो आपका ध्यान वहाँ भटक जाता है। फ़ोन तो हर बच्चे के पास होता ही है, स्कूल में वो नहीं भी होता। हर बच्चे के पास स्कूल में माता-पिता फ़ोन नहीं पकड़ाते, लेकिन स्कूल के बाद वो अनिवार्य समझते हैं, ज़रूरी समझते हैं कि बच्चे को एक फ़ोन दे देते हैं डेली बात करने के लिए। लेकिन वो ये थोड़ी समझते हैं कि यही फ़ोन उसके लिए बाद में एक श्राप की तरह बन जाएगा। सो मेरा कहने का सिंपल ये मतलब है कि हमारे मन में एक भ्रम होता है, इल्यूजन होती है कि हम कैपेबल स्टूडेंट हैं। हम एक ऐसे स्टूडेंट हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं किसी भी फील्ड में। लेकिन जब हम कॉलेज में जाते हैं तब हमको सच्चाई पता चल जाती है पहली बार। और फिर जब कॉलेज से पास आउट होने वाले होते हैं, नौकरी कोई लगी नहीं होती, और फिर हम नौकरी पाने के लिए या कोई स्टेबल नौकरी पाने के लिए किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, या किसी प्राइवेट नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको लगभग लगभग मालूम चल जाता है कि जितना आप अपने आप को कैपेबल समझ रहे थे, उतने आप हैं नहीं। और यही इल्यूजन हमारा ब्रेक होता है जब हम कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, कि हमको कंफर्ट जोन एक्चुअली में क्या प्रोवाइड करता है। हमको ये समझना चाहिए कि जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं, तो हमको जाने अनजाने में ना एक आदत लग जाती है कि अगर कोई हमको आज कोई ज़रूरी काम करना है, तो हम ना कुछ टाइम से उसको डिले कर देते हैं कि थोड़ी देर बाद कर लूँगा, कल कर लूँगा, या थोड़े दिन बाद कर लेंगे, कितना ही ज़रूरी काम है। लेकिन एक ऐसा स्टूडेंट जिसको जैसे ही वो जन्म हुआ था उसका,
उसको कंफर्ट जोन नहीं मिला, उतना कंफर्ट जोन नहीं मिला जितना एक ऐसे स्टूडेंट को मिल रहा है जिसकी वजह से उसके लाइफ में एक सेंस ऑफ अर्जेंसी नहीं है। जिस काम को उसे उसी के समय करना चाहिए, वो उसको उस समय करने की बजाय टाल रहा है कल पर, कि मैं कल से करूंगा, फ्रॉम टुमारो। इसी वजह से उसकी लाइफ की जितनी भी इंपॉर्टेंट हम कह सकते हैं सिचुएशंस होती हैं या मोमेंट्स होती हैं, वो भी डिले हो जाती हैं। कि अगर उसको शादी करनी है, उसको नौकरी पानी है, उसको एक अच्छा घर बनाना है, एक गाड़ी खरीदनी है, दुनिया घूमनी है, जो भी सपने होते हैं एक बच्चे के, वो सपने भी डिले होते जाते हैं हर उस डिसीजन के साथ जो आप डिले कर रहे हैं। और वो डिले करने की जो आदत है, वो देन है उस कंफर्ट जोन की। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत से लोग जिनको कुछ कंफर्ट जोन नसीब नहीं हुआ अपने माता पिता से। और जब उनको कोई काम दिया जाता है, या आप किसी एक गरीब इंसान को देखना, या एक ऐसे इंसान को देखना जिसके कंधों पे अब अचानक से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। अब उसके पास एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो चाहकर भी नहीं छोड़ सकता। अगर उसको आप कोई काम बोलेंगे ना, तो वो उसको उसी समय करेगा। एक मजाल है कि उस थोड़ी सी भी देरी हो जाए उसके काम में। लेकिन जिस स्टूडेंट को कंफर्ट मिला हुआ है, वो आराम से लेटा हुआ है, वो क्यों ही सोचेगा उस काम को उसी समय करने का। सो ये देन होती है कंफर्ट जोन की, कि हमारे अंदर एक आदत, एक हैबिट डेवलप हो जाती है काम को टालने की। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि हम अपनी लाइफ में, या हमारे ओवरऑल देश में इतना बड़ा नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब हम इस टॉपिक में बात करेंगे कि किस उम्र तक एक माता पिता को एक कंफर्ट जोन या हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए, पढ़ाई के अलावा जो जिम्मेदारियां होती हैं वो जिम्मेदारियां उठानी चाहिए। यानी बस एक लिमिट पता होनी चाहिए कि भाई इस लिमिट के बाद हम बच्चों को बोल देंगे कि पढ़ाई के अलावा भी कुछ जिम्मेदारियां उठाना स्टार्ट करो, आपका फर्ज बनता है, आगे चल के आपको हेल्प ही करेगा ये। सो एक बार आप खुद सोच कर देखो, क्या 12वीं क्लास तक एक माता पिता को कंफर्ट जोन प्रोवाइड करना चाहिए, या 12वीं क्लास के बाद जब तक वो अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट ना कर ले तब तक, या तब तक जब तक वो एक स्टेबल नौकरी हासिल ना कर ले जीवन में, जिससे उसको जीवन भर कुछ पैसे आते रहें, जिससे उसका जीवन चलता रहे, एक सिक्योरिटी हो उसकी लाइफ में। इसका सही सही जवाब तो भाई ये है कि लगभग ये देखा गया है हर देश में, जब तक एक स्टूडेंट स्कूल में है तो लगभग सब जिम्मेदारियां पढ़ाई के अलावा उसके माता पिता या कुछ रिश्तेदार या हमारी सरकार उठाती है। और जो पढ़ाई करने का काम है वो इतना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, कुछ ज़्यादा पढ़ना होता है, माइंड भी इतना डेवलप नहीं हो रखा होता, तो उस समय थोड़ा ज़रूरी होता है एक बच्चे को वो कंफर्ट, वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, जिसमें वो अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे लगाए। और शायद इस फेज़ में हमारे देश में ही या पूरे वर्ल्ड में कुछ स्टूडेंट्स या कुछ पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट्स को ये कंफर्ट जोन इस फेज़ में भी नसीब नहीं होता। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि इस फेज में माता पिता या एल्डर्स का एक कंपल्शन होता है कि कंफर्ट जोन तो भाई प्रोवाइड करना ही है। और समाज में इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कि आपके बच्चे हैं घर में और आपने उसको पढ़ाई के अलावा भी कितने काम दे रखे हैं कि तुम ये करो, वो करो, वो करो, वो करो। तो ये चीज़ समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। आपके घर में कोई रिश्तेदार आए और वो देखे कि भाई ये बच्चा 10वीं क्लास में है या 11वीं क्लास में है, और ये इसके हाथ में फ़ोन है, इसको और भी कितने काम घर के करवाए जाते हैं। तो ये चीज़ सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि हमारे देश में ये चीज़ सब जानते हैं कि बच्चे को 12वीं क्लास तक ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं देनी चाहिए पढ़ाई के अलावा। लेकिन जब वही बच्चा आगे ग्रेजुएशन में किसी कॉलेज में एडमिशन लेता है, तब भी बहुत से ऐसे चांसेस होते हैं कि बच्चे के ऊपर पढ़ाई का बहुत बोझ होता है, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो है ही इस तरीके का कि आपको कॉलेज में जाकर भी पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत इंटेंसिवली। और आपको उस कॉलेज में रहते हुए भी अगर कोई सरकारी नौकरी चाहिए या कोई प्राइवेट नौकरी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको कंपटीशन से होकर गुजरना होगा। तो इस फेज में भी पढ़ाई के प्रेशर को देखते हुए माता पिता
हेल्प करते हैं, कंफर्ट जोन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ऐसा होना चाहिए कि 12वीं क्लास तक बच्चे को ये पता होना चाहिए, ये एहसास होना चाहिए कि माता-पिता आपकी कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ उठा रहे हैं। पढ़ाई के अलावा जैसे खाना बनाने में कितना टाइम लगता है, बर्तन धोने में कितना टाइम लगता है, कितनी एनर्जी लगती है, कितने पैसे लगते हैं हर चीज़ को खरीदने में, ये मालूम तो होना ही चाहिए ना यार। आपको ये तक मालूम होना चाहिए कि आपके पिता क्या काम करते हैं, उस काम को कैसे किया जाता है। जानकारी की बात है और ये जानकारी हर स्टूडेंट को होनी चाहिए जब तक वो अपनी 12th क्लास में है। उसे ज़िम्मेदारियाँ उठाने के लिए नहीं बोला जा रहा, बस इसके लिए बोला जा रहा है कि उसे जस्ट एहसास हो कि कौन-कौन सी ज़िम्मेदारियाँ उसके माता-पिता ने या उसके किसी मेंटर ने उठा रखी हैं पढ़ाई के अलावा। जब वो बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए कॉलेज में जाता है, तब कुछ ज़िम्मेदारियाँ, कुछ लाइफ़ के डिसीज़न्स माता-पिता को बच्चे को सौंप देने चाहिए कि भई पढ़ाई के अलावा तुम्हारी ये एक्स वाई ज़ेड ज़िम्मेदारी भी है। हो सकता है कि आपके घर में आप झाड़ू का काम या बर्तन धोने का काम या किसी भी तरीके का कोई एक ज़िम्मेदारी आप बच्चे को कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई ये काम है तुम्हारा। और जब घर में कुछ बड़े-बड़े डिसीज़न्स लेने होते हैं, तब माता-पिता उनको इन्वॉल्व करें। कुछ डिसीज़न्स लेने हों तो उनकी राय भी ली जाए इस फ़ेज़ में। आपको ज़िम्मेदारियाँ एज़ सच सभी की सभी उठाने को नहीं बोला जा रहा, फाइनेंशियली हेल्प करने को नहीं बोला जा रहा, आपको साफ-साफ खाना बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, शादी करने के लिए वगैरह-वगैरह ये ज़िम्मेदारियाँ नहीं डाली जाती इस फ़ेज़ में। लेकिन एहसास होना चाहिए और कुछ-कुछ ज़िम्मेदारियाँ हमको खुद से उठानी चाहिए या माता-पिता को डिस्कस करके बच्चे के साथ वो ज़िम्मेदारियाँ दे देनी चाहिए कि भई पढ़ाई के अलावा भी तुम ये काम करोगे, जो तुमको आगे जाके हेल्प करेगा। फिर उसके बाद हमारे देश में खासकर ऐसे बच्चों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जो कॉलेज के बाद भी अपने माता-पिता के दिए हुए कंफर्ट ज़ोन में ही लाइफ़ को एन्जॉय करते हैं। वो एन्जॉय नहीं करते, एक्चुअली में मजबूरी में उनको वो कंफर्ट ज़ोन में रहना पड़ता है। और ये जो इस फ़ेज़ में कंफर्ट ज़ोन जो बच्चे को मिलता है, वो कंफर्ट ज़ोन एक्चुअली में बच्चे को चाहिए नहीं होता। ख़ास तौर पर फ़िज़िकल कंफर्ट ज़ोन, यानी खाना, उसको ऐसे नहीं है कि अब टेबल पे ही खाना चाहिए, बेड पर खाना आ जाना चाहिए जैसे ही उसको भूख लगे। उसकी हर टाइम खाना खाने का माता-पिता को पता होना चाहिए। ऐसा एग्ज़ैक्टली सही नहीं है। इस फ़ेज़ में और इन फ़ेज़ में फ़र्क बस इतना है कि आपको इन दोनों फ़ेज़ में एक ऐसा जीवन जीना चाहिए कि आपको सारा का सारा फ़ोकस पढ़ाई पे रखना है, तो आपकी वो सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे भी है पढ़ाई की ज़िम्मेदारी, लेकिन इस फ़ेज़ में आपके अंदर से एक भाव होना चाहिए कि आप एक नौकर हो इस घर में। पहले आप जैसे ऑर्डर करते थे ना कि मेरे को खाना दे दो, मेरे को फ़ीस भरनी है, मेरे को फ़ीस दे दो, मेरे को ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो मेरे को मोटरसाइकिल लेके दो या मेरे को स्कूटी लेकर दो। हम अपनी जो भी डिमांड्स हम अपनी जो भी डिमांड्स होती थी, वो अपने माता-पिता के सामने रखने की कोशिश करते थे। लेकिन इस फ़ेज़ में ख़ास तौर पे हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमको अब जो जीवन जीना है, वो एक नौकर की तरह जीवन जीना है घर में रहते हुए। यानी सेवा करने की टेंडेंसी हमारी होनी चाहिए इंटरनली, इस फ़ेज़ में ख़ासकर। नहीं तो यही कम्फ़र्ट ज़ोन इस फ़ेज़ में जो हमें मिल रहा है, ये हमारे लिए एक जेल की तरह महसूस होने लग जाएगा। अब इस फ़ेज़ में आपको अगर कंफर्ट ज़ोन मिल रहा है, तो सही मायने में एक-एक दिन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए माता-पिता को इस फ़ेज़ तक तो ज़रूरी होता है, कंपल्सरी होता है। इस फ़ेज़ में कुछ-कुछ ज़िम्मेदारियाँ दे देनी चाहिए इंटेंशनली और इस फ़ेज़ में लगभग-लगभग ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ पढ़ाई के अलावा भी माता-पिता को दे देनी चाहिए, एक नौकर समझ के कि भाई ये घर का मेंबर है, ये नौकर है घर का, इसको काम दो, इससे काम करवाओ ज़्यादा से ज़्यादा, इससे सारे काम जो भी ज़िम्मेदारियाँ जो हम पहले उठा रहे थे, वो किसी न किसी लेवल पे इसे दो। जैसे माता-पिता अगर फाइनेंशियली अर्न कर रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहे हैं, तो उसको बोल दो भई कि आपको पॉकेट मनी मिलेगी, तो आपको पूरा का पूरा जो डेटा है,
आपको प्रोवाइड करना है कि कितना खर्चा कहाँ पे हुआ आपका। स्टार्ट यहाँ से करो, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद उसे बोल दो कि आपको सिर्फ़ अपना खर्चा निकालना है। आपको मालूम चल चुका है कि भई मेरी लाइफ़ में मेरे को जीने के लिए किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कितना खर्चा आता है। अब वो खर्चा आप खुद से करने की कोशिश करो अपनी कमाई से। तो ये सब ज़िम्मेदारियाँ माँ-बाप को एक बच्चे को सौंप देनी चाहिए इस उम्र में। और अगर हम लड़की की बात करें, तो लड़की को हम ज़्यादातर ये कोशिश करते हैं कि घर के काम में इन्वॉल्व करते हैं कि पढ़ाई के अलावा आपको घर का काम तो करना ही है, वो आना ही चाहिए। इसके अलावा कोई स्किल है जो आपको आना ही चाहिए। तो हमारे माइंड में एज़ अ पेरेंट एक स्टीरियोटाइप होता है कि हम बच्चे को, खासकर एक लड़की को, बहुत ज़िम्मेदारियाँ पहले से ही दे देते हैं। 12th क्लास से पहले भी, ग्रेजुएशन के टाइम पे भी, और जब वो कॉलेज के बाद, ग्रेजुएशन के बाद भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा होता है, तो वो कंफर्ट जोन उसको तब भी मिलता है। लेकिन एक लड़के को मिलने वाला कंफर्ट जोन और एक लड़की को मिलने वाला कंफर्ट जोन, उसमें फ़र्क होता है। और ये बहुत वास्ट टॉपिक है, इसकी बात फिर हम कभी करेंगे, लेकिन एक्चुअली में जो कंफर्ट जोन एंजॉय करने की बात है, वो लड़के ज़्यादा एंजॉय करते हैं एक सर्टेन एज लिमिट के बाद भी, बजाय लड़कियों के। इसी वजह से जो कंफर्ट जोन का जो नुकसान होता है वो ज़्यादातर लड़कों को होता है एज़ कम्पेयर टू लड़कियों के। फिर हम बात करते हैं अब एक स्टोरी की। यहाँ से लगभग लगभग एक आइडिया मिल गया होगा इस टॉपिक से कि कब तक एक माता पिता को कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी चाहिए बच्चे की पढ़ाई के अलावा। अब हम बात करेंगे एक स्टोरी की, एक कहानी जो मैं आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, एक स्टूडेंट की है। एक स्टूडेंट था, अपनी 12th क्लास से पहले वो बहुत सिंसियर स्टूडेंट था। पढ़ने में बहुत अच्छा, बात करने में बहुत अच्छा, अपने टीचर्स, अपने पेरेंट्स, अपने रिलेटिव्स की बहुत इज्जत करता था। जो हर माता पिता को एक बच्चा चाहिए होता है, वैसा ही लगभग एक बच्चा था वो। जो एक टीचर चाहता है कि भाई एक स्टूडेंट हो तो ऐसा स्टूडेंट हो, वो वैसा स्टूडेंट था। जैसे ही 11th और 12th क्लास में वो एक कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पढ़ाई कर, वो खुद से इतना इंटेलिजेंट नहीं था, लेकिन जस्ट अपने बड़ों की बात सुनकर उस पे वो अमल करता था, अपनी लाइफ में अप्लाई करता था उसको, और उसी मेहनत की वजह से उसको एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गई। अब वो गवर्नमेंट कॉलेज था, जहाँ से उसने अपनी ग्रेजुएशन की, उसने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। अब उसके सामने एक करियर था, जिस चीज़ की भई उसने पढ़ाई की है, उसी चीज़ को या उसी पढ़ाई को वो अप्लाई करेगा अब फील्ड पे या अपनी नौकरी में, जिसके थ्रू वो पैसा कमाएगा। लेकिन गाइडेंस जो उसको 12th क्लास से पहले मिल मिल रही थी, वो गाइडेंस उसको कॉलेज में नहीं मिल रही थी। या हम ऐसे कह सकते हैं कि उसका जो अहंकार था, जो उसकी ईगो थी, अब वो थोड़ी बढ़ चुकी थी पहले के मुकाबले। लेकिन अभी भी वो सिंसियर स्टूडेंट था अंदर से। वो अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स, अपने आसपास के जितने भी सीनियर्स, मेंटर्स थे, वो बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता था सबको, और सबकी इंटेंशन को समझने की कोशिश करता था। तो उस फेज में उसको एक रियलिटी पता चली कि भाई सब जिंदगी काट रहे हैं, कोई किसी की दिल से हेल्प नहीं करना चाहता। सो इसी सिचुएशन में उसका जो विश्वास होता है अपने से बड़ों में, अपने सीनियर्स में, अपने मेंटर्स में, अपने टीचर्स में, अपने पेरेंट्स में, वो थोड़ा कम हो जाता है। डिसरिस्पेक्ट एंटर नहीं करती उसके बिहेवियर में, बस वो अपने लाइफ के डिसीजंस लेने के समय अपने मेंटर्स या टीचर्स या अपने पेरेंट्स से डिस्कस नहीं करता। बस उसे ऐसे लगता है कि उसकी लाइफ के डिसीजंस कोई दूसरा सही ढंग से ले नहीं सकता। सब ऐसे ही सजेशंस दे रहे हैं, उसके पीछे कोई दिल से हमारे बारे में सोचता नहीं है। तो जो रियलिटी होती है लाइफ की, उसको हिट करती है उस एज में। वो अपने 3rd ईयर में या फाइनल ईयर में अपने किसी सीनियर से पूछता है कि सर, समाज में मैं देखता हूँ कि जब भी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर सड़क से गुजरता है, गाड़ियाँ जब निकलती हैं उसकी, तो उसकी कितनी रिस्पेक्ट है। सड़क की ट्रैफिक को रोक दिया जाता है। और हमारे घर में भी जब कोई एक ऐसा इंसान आता है जिसकी नौकरी गवर्नमेंट में है, तो उसकी बहुत आवभगत होती है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है घर में। तो उस बच्चे के मन में एक वायरिंग हो जाती है कि भाई इज्जत है तो सरकारी नौकरी की।
तो अपने फाइनल ईयर में वही स्टूडेंट अपने सीनियर से पूछता है कि मेरे को ये फलाना फलाना एग्जाम क्लियर करना है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए। तो वो सीनियर कहता है यार तू पागल है, थर्ड ईयर में कोई तैयारी करता है? जब फाइनल ईयर होगा, जब अपना तू कॉलेज कंप्लीट कर लेगा, तब आराम से करना कंपिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तो वो बच्चा सोचता है कि शायद सही बात कह रहे हैं, तो वो अपना थर्ड ईयर ऐसे ही निकाल देता है। लेकिन जैसे ही फाइनल ईयर आता है और वो देखता है कि यार उसके क्लासमेट्स सब एग्जाम्स की तैयारी करने लग गए हैं, तो अब उसको एक अर्जेंसी महसूस होती है। एक मिनट रुकिएगा। जब उस स्टूडेंट को ये मालूम चलता है ना कि उसके जो क्लासमेट्स हैं वो सब एग्जाम्स की प्रेपरेशन करने लग गए हैं, सब अपने अपने तरीके से, कोई कोचिंग ज्वाइन कर रहा है, कोई खुद से सेल्फ स्टडी करके एग्जाम की तैयारी कर रहा है जस्ट एक सरकारी नौकरी पाने के लिए, तो उसको सेंस ऑफ अर्जेंसी महसूस होती है और वो खुद भी लग जाता है एग्जाम की प्रेपरेशन करने में। लेकिन उससे पहले वो अपने माता पिता से एक परमिशन मांगता है कि मैं आगे चल के एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहता हूँ। उसे एहसास हो जाता है कि प्राइवेट जॉब कॉलेज के अंदर लगने के लिए बहुत कंपटीशन है। आपको एक इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा जिसमें बहुत सी करप्शन चलती है कॉलेज में, आपको पता ही है। जो पीआर होते हैं, प्लेसमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, वो अपने दोस्तों को एग्ज़ाम क्लियर करवा देते हैं रिटन, फिर उसके बाद इंटरव्यू में भी कहीं न कहीं आपकी अप्रोच लग जाती है और आपकी किस्मत से नौकरी लग जाती है। लेकिन कई लोग अपने टैलेंट पे भी सिलेक्टेड हो जाते हैं। लेकिन जो एक एवरेज स्टूडेंट है, जो कि वो स्टूडेंट था, तो उसको एक ही सेफ ऑप्शन दिखाई देता है कि मैं एग्जाम की तैयारी करूंगा, मैं मेहनत कर सकता हूं। तो वो मेहनत करने लग जाता है अपने फाइनल ईयर में। जब वो खुद से पढ़ रहा होता है किताबों से, तो उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपने 4 साल की डिग्री को उस अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं की थी, कि अब उसको एक ज़रूरत है कोचिंग की, ताकि जो 4 साल की पढ़ाई है वो अच्छे से किसी टीचर की हेल्प से कर पाए। तो अपने माता पिता से वो पूछता है, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी ना वहाँ से। तो अपने माता पिता से वो पूछता है कि मुझे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो मैं इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहता हूँ, इससे ये नौकरी लगेगी, मेरे को ये काम करना पड़ेगा आगे चल के। तो उसके माता पिता कहते हैं भाई करो, हम तो चाहते ही हैं कि तुम कोई गवर्नमेंट जॉब लो। तो बच्चा एग्ज़ाम की तैयारी कर देता है। लेकिन 4 साल में उसको एक आदत लग जाती है उसके मन को डिस्ट्रैक्ट होने की आसानी से। तो जो कोचिंग होती है, जब आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें आपका जो लाइफस्टाइल है बहुत स्ट्रिक्ट हो जाता है। आपका जो टाइम है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है पढ़ाई को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप चाहे दिन के 10 से 12 घंटे भी दें, तो भी ऐसे लगता है कि आपने पूरा खुल के समय नहीं दिया पढ़ाई को। तो उस फेज़ में वो बच्चा कॉलेज में रहते हुए जब पढ़ाई करता है, तो बहुत डिस्ट्रैक्टेड होता है, जिस वजह से उसका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, वो फेल हो जाता है। वो अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में उस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाता। वो जब उस फेलियर को डिस्कस करने की बात आती है, तो वो अपने पेरेंट्स को बताता है कि मेरा एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कोई बात नहीं यार, तू फाइनल ईयर में था, इस साल और अच्छे से तैयारी कर। उसको खुद से भी ऐसे ही फील होता है कि मैंने यार तैयारी सही से नहीं की, कॉलेज में बहुत डिस्ट्रैक्शंस थी, अब मैं घर पे रह के अच्छे से पढ़ाई करूँगा, तो वो लग जाता है पढ़ाई करने में। कोचिंग उसने पहले से ले रखी होती है, बुक्स उसके पास होती ही हैं, बस उसको एक रास्ता पता होता है कि बस मुझे डेली-डेली इस रूटीन को फ़ॉलो करना है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, और वो लग जाता है पढ़ाई करने। लेकिन उसको शायद किसी ने ये बात बताई ही नहीं होती कि उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो लेवल ऑफ डेडिकेशन और एक कॉम्पिटिशन से लड़ने का अंदर से करेज चाहिए, वो उसके अंदर था ही नहीं। था भी, तो उस लेवल का नहीं था कि जिस लेवल के बाद आपका लक बहुत मैटर करता है। तो उसने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, अच्छे से पढ़ाई की, दिल से मेहनत की, लेकिन उस साल उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन फिर नहीं हुआ।
और उसका मेन कारण आप चाहे कुछ भी समझ लो। हो सकता है उसने दिल से अच्छे से पढ़ाई नहीं की थी, या हो सकता है उसका लक खराब था, या हो सकता है कि उस साल उतनी वैकेंसीज नहीं आई थी कि उसको एक नौकरी मिल सके। कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि उसका एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं हुआ अपने सेकंड अटेम्प्ट में। अब इस फेज़ में उसे एहसास होने लग गया कि यार वो एक फेलियर है। उसके जो दोस्त थे, जो उसका एक फ्रेंड सर्कल था स्कूल में या कॉलेज में, वो सब कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई किसी जगह नौकरी कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लाइफ में बहुत सी अचीवमेंट्स हैं उन सब के पास, लेकिन वो अभी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा होता है। अब उस बच्चे को वो जो अपनी ईगो है, वो छोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि यार मैंने स्कूल में, कॉलेज में बहुत अच्छे से पढ़ाई की। मैंने अपने फाइनल ईयर में एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया, उसमें मेरी सिलेक्शन नहीं हुई। फिर मैंने 1 साल और दिया, दिल से पढ़ाई की, पूरी मेहनत की, मेरी फिर सिलेक्शन नहीं हुई। लेकिन मैं एक और अटेम्प्ट देना चाहता हूँ। बहुत से लोग अपने 5वें, छठे अटेम्प्ट में या 10वें अटेम्प्ट में जाकर सेलेक्ट होते हैं, एक नौकरी मिलती है उनको। मैं तो अभी तीसरा ही अटेम्प्ट दे रहा हूँ, तो मैं ये दिल से दूँगा। लेकिन वो ये समझना भूल जाता है कि इस दौरान जो लाइफ़ है अब थोड़ी और डिफ़िकल्ट हो जाती है। अब एक ऐसा फ़ेज़ आ जाता है लाइफ़ का जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए उसको पूछा नहीं जाता कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लोगे, उसे उठानी ही पड़ती है। वो एक ऐसा फ़ेज़ होता है और उसकी अंडरस्टैंड करने वाला कोई भी नहीं होता घर में। ना ही उसके दोस्त उससे बात करना पसंद करते हैं, और उससे बात करना पसंद भी करते हैं तो उसका टाइम माँगते हैं सब, और वो टाइम दे नहीं सकता किसी को। तो ना चाहते हुए भी उसे अकेला रहना पड़ता है। अब उस फ़ेज़ में उसका मेंटली स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन जैसे-तैसे करके वो एक जर्नी है, एक रास्ता है जिससे उस स्टूडेंट को हो के गुज़रना था। अब शादी की उम्र भी हो रही थी। माता-पिता ये समझते हैं कि भई अगर इस उम्र में इसकी शादी नहीं की तो फिर ये बच्चे कब करेगा? फिर सेटल कब होगा? तो वो सोचते हैं कि हमारा बच्चा सिंसियर है ही, मेहनती है ही, तो इसकी शादी कर देते हैं। तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या थोड़ी ज़िम्मेदारी जब इसको महसूस होगी, तो अपने आप इसकी लाइफ़ सेटल हो जाएगी। अपने आप ये कुछ ना कुछ करने लग जाएगा। तो माता-पिता उसकी शादी करवा देते हैं, और वो एक्चुअली में शादी से पहले भी कुछ ना कुछ काम कर ही रहा होता है। उसका एक पैशन होता है टीचिंग का। उस स्टूडेंट को शुरुआत से ही पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। वो जब अपने स्कूल में था तो दोस्तों को पढ़ाता था। जब वो कॉलेज में था तो अपने आस-पास के जो रूममेट्स होते थे या जो हॉस्टल मेट्स होते थे, वो उनको भी समझाता था एग्ज़ाम से पहले। वो कॉलेज के अंदर जो कुछ गरीब बच्चे होते हैं, झोपड़पट्टियों में रहने वाले, कंस्ट्रक्शन वर्क में इन्वॉल्व्ड, उन बच्चों को भी पढ़ाने की ज़िम्मेदारी लेता है। तो उसके अंदर जो एक टीचिंग का एक टैलेंट होता है, वो धीरे-धीरे डेवलप हो रहा था। जैसे ही उसका कॉलेज कंप्लीट होता है, तो जब उसका फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में हो नहीं पाता, तो वो किसी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर देता है कि भई मैं इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में रहते हुए अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी करता रहूँगा, और धीरे-धीरे मेरे सब्जेक्ट भी तैयार होते रहेंगे, और जब सही टाइम आएगा, एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले मैं अपनी टीचिंग जॉब को छोड़कर एग्ज़ाम दूँगा अच्छे से। लेकिन उस फ़ेज़ में उसका जो थर्ड अटेम्प्ट है, वो भी फ़ेल हो जाता है। इस दौरान उसकी शादी भी हो चुकी होती है। लेकिन उसका जो अनसर्टेन फ्यूचर होता है, उस समय पे वो अपने मन की जो ईगो है, जो अहंकार है कि मैंने इतनी मेहनत की है इस एग्ज़ाम के लिए, ये कैसे नहीं क्लियर हुआ मुझसे? वो जो ईगो है, वो उसको छोड़ नहीं पाता। वो जैसे-तैसे करके फिर से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लग जाता है। जो कम्फ़र्ट ज़ोन उसको माता-पिता से मिल रहा था शादी से पहले, वही कम्फ़र्ट ज़ोन वो अपने पार्टनर में भी ढूँढने लग जाता है। और ये ऐज एक ऐसी ऐज होती है उस स्टूडेंट की लाइफ़ की कि अब उसको एक फ़िज़िकल कम्फ़र्ट ज़ोन नहीं चाहिए। उसको खाने की चिंता नहीं है, उसे घर की चिंता नहीं है, उसे चाहे मिले चाहे ना मिले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जो एक इमोशनल कम्फ़र्ट ज़ोन होता है ना, उसकी आदत उसे लग चुकी होती है। और ये एक इनविज़िबल कम्फ़र्ट ज़ोन होता है, जो पहले उसके माता-पिता प्रोवाइड कर रहे थे, कि जब भी कोई लाइफ़ का डिसीज़न लेना होता था, तो माता-पिता इन्वॉल्व्ड होते थे।
वो किसी न किसी तरीके से उसे हेल्प करने की कोशिश करते थे जब भी वो किसी प्रॉब्लम में फँसता था। अब जैसे ही वो बच्चा शादी करता है, तो वो जो कंफर्ट ज़ोन है वो अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से पाने की कोशिश करता है। लेकिन वो कंफर्ट ज़ोन उसे मिले क्यों? और अगर मिल भी गया, तो उससे उसका क्या फ़ायदा होगा? जब वो इस चीज़ को समझ जाता है ना, तब तक बहुत समय वेस्ट हो चुका होता है और तब तक एक्चुअली में उसको सपोर्ट करने वाला कोई भी नहीं होता। जो सारा रिस्क है लाइफ़ के डिसीज़न्स का, उसे खुद ही बियर करना पड़ेगा अब। अब ऐसी सिचुएशन में वो स्टूडेंट सोचता है कि यार मैंने इतना समय दिया है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को, मैं तो एग्ज़ाम ही क्लियर करूँगा। चाहे छोटा-मोटा कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, एक छोटी-मोटी गवर्नमेंट जॉब ही लग जाए मेरे को वही बहुत है। अब वो इस लेवल तक आ चुका है। अब वो इस फ़ेज़ में कोशिश करता है कि अच्छे से पढ़ाई करूँ। लेकिन लाइफ़ में इतनी ज़िम्मेदारियाँ, इतनी डिस्ट्रैक्शंस, इतना गलत आदतों ने उसके जीवन को घेर लिया होता है कि वो चाह कर भी डेडिकेशन के साथ वो समय नहीं दे पाता पढ़ाई को जो उसे देना चाहिए। अब इस पूरी जर्नी में इस स्टूडेंट की एक ऐसा फेज़ आ जाता है जब दोस्त तो उसके ग्रो कर ही रहे हैं, अलग-अलग तरक्कियाँ जीवन में हासिल कर रहे हैं, अलग-अलग अचीवमेंट्स हासिल कर रहे हैं, किसी की शादी हो रही है, किसी के बच्चे हो रहे हैं, कुछ गाड़ियाँ खरीद रहे हैं, कोई घर बना रहा है, वगैरह-वगैरह। ये सब वो सोशल मीडिया पर देख रहा होता है। इसके साथ-साथ पैरेलल में उसके माता-पिता बूढ़े हो रहे होते हैं। उसके साथ-साथ उसका एक ऐसा जीवन हो जाता है जो उसको ऐसे महसूस होता है कि उसकी उम्र भी हो रही है। एग्ज़ाम में जो अटेम्प्ट होते हैं, वो भी उसके कम हो रहे हैं। अब ये जो पूरा फ़ेज़ है, उस स्टूडेंट के लिए इतना चिंता देने वाला होता है कि उस चिंता को वो किसी से शेयर नहीं कर सकता। वो चाह कर भी अपनी सिचुएशन किसी को बता नहीं सकता। बताएगा भी तो सॉल्यूशन क्या है उसका? कोई सॉल्यूशन नहीं। आ जाकर उसी स्टूडेंट को अपने जीवन में सही स्टेप लेना होता है कि उसे क्या करना है। अब ये जो फ़ेज़ होता है ना, स्टूडेंट का फ़ेज़ था कि अब एक ऐसा फ़ेज़ आ चुका है कि इसने बहुत से अटेम्प्ट दे दिए एक एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए और इस पूरी जर्नी में इसने वो सब उतार-चढ़ाव देख लिए होते हैं, जो एक इंसान लगभग 50-60 साल की उम्र में जाकर सीखता है। वो सब उतार-चढ़ाव वो इतनी छोटी-सी उम्र में देख लेता है। सबके चेहरे उसे नज़र आ जाते हैं, सब सच्चाई जीवन की उसे पता चल जाती है। लगभग-लगभग वो एक संत बनने की राह पर चल पड़ता है। अब इस फ़ेज़ में सबसे बड़ी बात या सबसे प्रॉब्लम वाली बात या सबसे दुःख देने वाली या सबसे चिंता देने वाली बात इस स्टूडेंट के लिए ये नहीं होती कि उसके माता-पिता बूढ़े हो रहे हैं या उसकी उम्र निकलती जा रही है या उसके दोस्त कुछ ना कुछ कर रहे हैं लाइफ में। सबसे ज़्यादा चिंता वाली बात उसके लिए ये होती है कि जो वो अपने ऊपर विश्वास करता है कि मैं जीवन में कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। मैं इतना तो कर ही लूँगा कि अपना और अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छे से कर लूँगा। वो जो विश्वास होता है एक अंदर, वो विश्वास डगमगाने लग जाता है इस फ़ेज़ में। और सबसे बड़ी चिंता उसको इसी बात की होती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ताकि इस फ़ेज़ में फँसे हुए सब स्टूडेंट्स के जो चिंता है वो दूर हो सके और उस बुरे फ़ेज़ में से उस बच्चे को निकलने का एक रास्ता मिल सके। आई होप उसे पहले से पता भी होगा, लेकिन मैं कुछ प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस दूँगा जो मैंने अपनी लाइफ़ में अप्लाई किए हैं जब मैं खुद इस फ़ेज़ में था। सबसे पहला सॉल्यूशन तो भाई ये है कि आप अगर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक रिस्क लेने के लिए तैयार हैं। अब आपको किसी की चिंता तो है नहीं कि एग्ज़ाम अगर नहीं क्लियर हुआ तो कोई क्या बोलेगा, कोई क्या बोलेगा। अब आपको इन चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो अब आप अपने करियर को एक ज़िम्मेदारी की तरह समझो। आपको अब पढ़ाई करनी है, आपके पास समय है, तो फिर शिद्दत से पढ़ाई करो। डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करो। हर एक चीज़ के लिए हेल्प लो किसी टीचर से, किसी मेंटर से, ताकि आप ये मौका ना गँवा दो। अब इस फ़ेज़ में अगर आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि यार आपको मालूम ही नहीं है कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बस आप लगे हुए थे मेहनत करने इतने सालों से।
और अगर आपको मालूम भी था तो आपको ये नहीं मालूम था कि नौकरी या एग्जाम में सेलेक्ट होने के बाद आपको किस टाइप का काम करना पड़ेगा। क्या पता उस काम को आप जीवन भर कर भी ना पाएं, आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी ही ना हो, आपको अपने परिवार से दूर रहना पड़े, उस जॉब में एक सिक्योरिटी ही ना हो। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि जो काम आप करना चाह रहे हैं लाइफ में, क्या आप उसके लिए तैयार हैं? चाहे वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी ही क्यों ना हो। आप इत्मीनान से डिसाइड करो, किसी टीचर की हेल्प से, किसी मेंटर की हेल्प से, अपने माता पिता की हेल्प से आप सबकी सलाह लो कि मैं एक अटेम्प्ट और देना चाहता हूं, ये मेरी दिली इच्छा है। तो आप करिए, कोई नहीं रोक सकता आपको। फिर दूसरा स्टेप तो ये है कि आप पूरा दिन पढ़ाई नहीं कर सकते। आप पूरा दिन ये बहाना नहीं लगा सकते कि मैं पूरा दिन पढ़ाई करता रहता हूं। आपके पास 1 से 2 घंटे तो होंगे ही। आपको उन 1 से 2 घंटे में कोई एक ऐसा काम पकड़ना है जो आपको अच्छा लगता है करना और वो आपको आता भी है। तो आप समाज में देखो कि यार कहाँ कमी है, कि यार आपको लगता है कि यार साफ सफाई नहीं होती, तो आप साफ सफाई करने लग जाओ। डेली आप 1 से 2 घंटे या आधा घंटा निकालो, अपने घर की सफाई करो, अपने गार्डन की सफाई करो, अपने आस पड़ोस की, अपने शहर की, अपने मोहल्ले की सफाई का ध्यान रखो। वीडियोस बनाओ, अपने सोशल मीडिया हैंडल पे अपलोड करो। तो कुछ वैल्यू क्रिएट करना, समाज की सेवा करना, अपने परिवार की सेवा करना दूसरा स्टेप है। इससे हमको एक जिम्मेदारी महसूस होगी, हमको अपनी वैल्यू पता चलेगी कि भाई हम समाज में कोई एक ऐसा काम पकड़ बैठे हैं जिससे हमको तारीफ मिल रही है, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। यह है दूसरा स्टेप। कोई भी काम हो सकता है यार, वो जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि यार अच्छे टीचर्स की समाज में बहुत कमी है। पढ़ने को तो बहुत कुछ है, हर कोर्स अवेलेबल है, हर तरीके की पढ़ाई अवेलेबल है बच्चे के पास, लेकिन फिर भी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा। तो मैं उस गाइडेंस को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं अपने इस टीचिंग की सर्विस से। इस तरीके से आप भी कोई ना कोई काम कर सकते हैं। अब तीसरा काम है कि आपको ये एहसास होना चाहिए कि आपके माता पिता आपकी किन किन जिम्मेदारियों को उठा रहे थे। हर बिल आप खुद से पे करो, माता पिता से पैसे लो, लेकिन हर बिल को आप खुद से पे करो। हर चीज की जानकारी आपको हो, हर किसी से बात करने का ढंग आपको आना चाहिए, आपको हर रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए जो माता पिता आपकी उठा रहे हैं। फिर उसके बाद आपको अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, यह स्टेप नंबर 4। आपको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ और अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर ध्यान देना है। जो आपने इतने सालों से इग्नोर किया, उसको अब आप इग्नोर नहीं करेंगे। आप डेली चाहे रनिंग करो, चाहे वॉकिंग करो, चाहे योगा करो, कुछ भी करो, लेकिन अपनी मेंटल स्टेट और अपनी फिजिकल स्टेट को फिट रखो। और लास्ट स्टेप है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसको पूरी शिद्दत के साथ करो। पूरा प्लान करो हर दिन कि मुझे आज क्या काम करने हैं। उस काम को दिन खत्म होते होते एनालाइज करो कि मेरे कितने काम हुए, कितने काम नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो क्या वजह थी जिसको मैं कल नहीं दोहराऊंगा। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करिए, तो आप कुछ ही दिनों में कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए दिखाई देंगे। और कंफर्ट जोन से ही नहीं, आप इसके बाद जिस फेज में भी एंटर करना चाहते हैं, जो भी अचीव करना चाहते हैं, वो गोल, वो ड्रीम आपको थोड़ा पास नजर आएगा, वो मुकाम आपको थोड़ा करीब दिखाई देने लग जाएगा। सो आई होप मैंने अपने इस पूरे वीडियो से कंफर्ट जोन में रह रहे स्टूडेंट्स की लगभग हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश की है, उनकी हर प्रॉब्लम को टच करने का कोशिश किया है। आई होप कि जो बच्चे इस फेज में हैं उनको लाइफ में कुछ वैल्यू मिले, कुछ सीख मिले, कुछ लर्निंग मिले, जिसको वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकें। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी। और इतने लंबे वीडियो को देखने के लिए सच में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पढ़ाने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका सुनना, और सुनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको अप्लाई करना, मेरी बात पे विश्वास करना। इसीलिए मैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स को बहुत बहुत ऊंचा समझता हूं अपने से ज़्यादा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।